तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे और उसके संबंध में समझेंगे कि क्या-क्या, क्योंकि हमें बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती है, इसलिए हमें ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आधुनिक भारत को हम समझें अच्छे तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं। तो अल्बुकर्क के विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से मिलकर भटकल में किला बनाने की आज्ञा प्राप्त कर लिया था। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित होर्मुज पर उसका अधिकार 1515 में हुआ था। अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने स्वदेशी को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1515 ईस्वी में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में किया गया, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च था। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया। 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। उस समय तक पुर्तगीज भारत की सबसे प्रबल जल शक्ति बन चुके थे। फिर अगला आया नूनोडी कुन्हा 1529 से 38 के बीच। इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। कुन्हा 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से कृष्णा बेसिन के विषय में समझौता हो गया, परंतु वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का झगड़ा हो गया। इस झगड़े में बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गया। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्टादो द इंडिया नाम दिया। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। पुर्तगालियों ने अपने कार्टेज आर्मिडा काफिला व्यवस्था द्वारा उन्हें एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे तथा कार्टेज आर्मिडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों का एक काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए। पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। उन्होंने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की छपाई की शुरुआत की। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची और संतरा पुर्तगालियों की ही देन रही, जो उन्होंने अन्य देशों से प्राप्त किया था। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन एवं एक दृष्टि में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाडो द इंडिया, देश पुर्तगाल, स्थापना 1498, स्थल कालीकट, गवर्नर F.D. अल्मीड़ा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, देश ब्रिटेन, स्थापना 1600, स्थल सूरत, गवर्नर सर टॉमस रो। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड 1602 ईस्वी, मसूलीपट्टनम, विर्निच ओ। अब और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय व्यापारियों का भारत का आगमन क्रम था पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। डच पुर्तगालियों के पश्चात डच लोग भारत आए। डच नीदरलैंड के मूल निवासी थे। प्रथम डच यात्री कार्नेलियस हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में से सुमात्रा पहुंचा। कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार, आक्रमण एवं क्षेत्रों पर अधिकार करने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। इस कंपनी का मूल नाम था। कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को अम्बायाना ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीप कुंज में उन्हें पराजित कर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। डचों ने यहीं पर अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा का ढाला। डचों ने जकार्ता को जीतकर 1619 ईस्वी में इसके खंडहरों पर बैटविया नामक नगर बसाया। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में एवं 1647 ईस्वी में विमलीपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में सन 1627 ईस्वी में की गई थी। 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 3.2% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में कोचीन, कन्नौर और वेनरगुरला डचों के व्यापारिक केंद्र थे। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जिन्हें
फैक्टर कहा जाता था, जो को व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया, जिसमें लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा गया। भारतीय वस्त्र को निर्यातित वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। सन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेदरा के युद्ध में डच पराजित हुए। इस पराजय ने भारत से उनकी शक्ति समाप्त कर दी। डच व्यापारिक व्यवस्था इस सहकारिता अर्थात कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। भारत में यूरोपीय कंपनियों के व्यापार केंद्र, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको देख लीजिए। डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था, वह व्यापारिक इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता था। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने अपने हितधारकों को औसत रूप से 18% लाभांश दिया था। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण विदेशी अंग्रेज। डचों के पश्चात भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा एवं मलक्का के लिए हुआ, जिनका उद्देश्य मसाले के व्यापार के एक हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त करना था। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 में एक कंपनी का गठन किया, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक, 24 अन्य सदस्य होते थे। यही समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल के नाम से जानी गई। 1601 में अंग्रेज कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे। भारत में व्यापारिक कुटीर स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 में प्रारंभ हुआ। कैप्टन हाकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। जॉन हाकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। हाकिंस जहांगीर के नाम ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार पहुंचा। हाकिंस को तुर्की एवं फारसी भाषा ज्ञान था। उसने मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। हाकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, किंतु पुर्तगालियों के सतर्कतापूर्वक कारनामों के सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडिल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। यहाँ से अंग्रेज स्थानीय सूती वस्त्रों खरीदकर फारस एवं बेंटम भेजते थे। यहाँ अंग्रेजों का विरोध होने लगा। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रुपये की मांग करने लगे। इन समस्याओं से परेशान होकर अंग्रेजों ने 1629 ईस्वी में अमरगांव में दूसरी कोठी खोली। अमरगांव पुलिकट की डच बस्ती के कुछ मील दूर उत्तर दिशा में स्थित थी। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया। बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार ही वास्तव में बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। हुगली के बाद अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना, राजमहल में अपने कारखाने स्थापित किए। इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन कर लिया। 1694 ईस्वी के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 ईस्वी में 2 अन्य नई कंपनी स्थापित की गई। इनमें से एक जनरल सोसाइटी तथा दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। सन 1688 ईस्वी में स्थापित न्यू कंपनी 1698 में स्थापित जनरल सोसाइटी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनियां 1708 ईस्वी में संयुक्त हो गई थी तथा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का जन्म हुआ। कंपनी का नाम 1833 ईस्वी तक कायम रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा इसका नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। बंगाल में प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने व्यापारिक छूट 1651 ईस्वी में उस समय प्राप्त हुई जब गैब्रियल बार्टन ने, जो बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया। इसके द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। 1656 ईस्वी में एक दूसरा निशान मंजूर किया गया, जिसके तहत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति पुनः पुष्टि की गई। कंपनी ने शाइस्ता खां से
1672 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया जिसमें उसे कर अदा करने से मुक्ति मिल गई। बादशाह औरंगजेब ने 1600 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जिसमें यह आदेश दिया गया कि कोई चूंकि के लिए कंपनी के कर्मचारियों को तंग न करे और न इसके व्यापार में रुकावट डाले। इसमें भी यह आदेश था कि अंग्रेजों ने 2% चूंकि के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में भी लिया जाएगा। अक्टूबर 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने पर वे हुगली से भाग खड़े हुए। जाप चरनौक ने अगस्त 1690 में सुल्तानती में अंग्रेजी कोठी स्थापित की। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कोलकाता की नींव पड़ी। बंगाल के सूबेदार अजीम उस खान ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बने। सन 1700 ईस्वी में यह प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी रहा। नॉरिस मिशन 1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी स्थापित की जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से सर विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। जॉन सरमन मिशन 1715 कंपनी ने सन 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता से एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने कंपनी को औरंगजेब के समय से प्राप्त विशेषाधिकार को बनाए रखने के अतिरिक्त बंगाल में सिक्का निकालने और कोलकाता के नज़दीक के 38 गाँव खरीदने की अनुमति देने की याचना की। इस दूत मंडल ने एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन, ख्वाजा सेहूद नामक एक आर्मीनियन दूरभाषिया, हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुख सियर की एक दर्दनाक बीमारी छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। इससे फर्रुख सियर अंग्रेजों से प्रसन्न हुआ। उसने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया जिसके अंतर्गत 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। 10,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले में कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई। बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज में चलाने की आज्ञा मिल गई। ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्ड्स ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। इस अधिकार पत्र से अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ, जिससे उनको पूरे भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। अगली कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, डेनिश। अंग्रेजों के पश्चात डेन व्यापारी 1616 में भारत आए। डेनों ने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल के सरोमपुर में 1676 ईस्वी में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई, परंतु उन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ स्थापित किया। 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी तथा वे भारत से चले गए। फ्रांसीसी लुई 15वें के मंत्री कोलबर्ट तथा सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना की गई। फ्रांसीसी पहले मेडागास्कर द्वीप पर पहुंचे थे, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांस एक दूसरा दल 1667 ईस्वी में चला। इसका नायक फ्रैंको कैरो था। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सेंट थॉमे को जीत लिया, परंतु अगले वर्ष उनका नौसेना अध्यक्ष दी लाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हुआ तथा डचों को सेंट टोमे देने को बाध्य हुआ। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने वालिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त कर एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। यह पूर्ण रूप से किलाबंदी बस्ती थी। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख नियुक्त हुआ। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले लिया, परंतु 1697 ईस्वी में रेजविक की संधि द्वारा से वापस लौटा दिया। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690-92 ईस्वी में उन्होंने चंद्रगढ़ की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बनवाई। फ्रांसीसियों ने 1617 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे और 1739 ईस्वी में कराईकल पर अधिकार कर लिया। पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। इन यूरोपीय कंपनियों में
अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ तथा जिसमें अंग्रेज कंपनी सफल रही और 200 वर्षों तक भारत में व्यापार और शासन किया।